न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईआर पर असमंजस विश्वास का ये मामला है। राजनीतिक दलों को एससी ने नसीहत भी दी। राजनीतिक दलों को सक्रिय रहने का पैरा लीगल कहा गया और वॉलंटियर्स को निर्देश, गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईआर पर असमंजस विश्वास का ये पूरा मामला है। राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नसीहत दी गई। राजनीतिक दलों को सक्रिय रहने को कहा गया। वॉलंटियर्स को भी निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। और एसआईआर पर देखिए बवाल मचा हुआ है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और एसआईआर पर आपको बता दें कि असमंजस विश्वास का मामला है। विपक्ष जिसकी बात करता रहा है कि उन्हें विश्वास नहीं है इस प्रक्रिया पर। शंकर आनंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से नसीहत दी गई है राजनीतिक दलों को भी, वॉलंटियर्स को भी। विस्तार से जानकारी दीजिएगा। से बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामले में आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के दौरान में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको भी आज कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही इस मामले में सुनवाई के दौरान में नाम जुड़वाने के लिए जो इस मामले पर जो चुनाव आयोग के द्वारा एक दलील दी गई, वो भी दलील आज बेहद महत्वपूर्ण थी। और चुनाव आयोग के द्वारा भी इस मामले में जिस तरह से आज दलील देते हुए कहा गया है कि नाम जुड़वाने के जो दावे हैं वो कम आ रहे हैं और नाम कटवाने के लिए जो दावे जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। इस मामले में याचिका की तरफ से जो जिस तरह से टाइम जो है उसको बढ़ाने की जो मामले पर भी आज जिस तरह से याचिका दायर हुई थी, इस मामले पे आज सुनवाई हो रही थी। तो हालांकि इस मामले पर अगली जो सुनवाई है वो 8 सितंबर को होगी, लेकिन आज कोर्ट के द्वारा जिस तरह से कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसमें कहा गया है कि तमाम जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी इस मामले में तैयार रहे और इस सुप्रीम कोर्ट ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स तैनात करने का भी निर्देश दिया गया है। और वॉलंटियर्स जो है मतदाताओं और दलों को ऑनलाइन दावा जो भी डिजिटल तौर पे जो मदद हो सकता है, जिसको नाम जुड़वाने के लिए उचित मदद जिनको चाहिए होगा तो उनकी मदद करेंगे। जिस तरह से पिछले सुनवाई के दौरान में कोर्ट के सामने दलील देते हुए ये भी वकीलों ने अपनी बात रखी थी कि यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे जो राजनीतिक दल हैं वो उतना बहुत ज्यादा मदद नहीं कर रहे हैं। और तो इस मामले पर आज कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो हैं उनको भी तैनात करने का निर्देश दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 8 सितंबर को इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी और 8 सितंबर को इस मामले में कोर्ट के सामने इन तमाम दलीलों को विस्तार से रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। देखिए, राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से नसीहत मिली है कि राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़नी चाहिए जिससे लोगों की मदद हो सके। इसके अलावा आपको बताएं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वॉलंटियर्स जो है पैरा लीगल वॉलंटियर्स को निर्देश दिया गया है, गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश है। देखिए, गोपनीय रिपोर्ट पर 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। अब देखिए, एक और बड़ी खबर आपके सामने हमने रखे हैं। निर्वाचन आयोग ने जारी किए एसआईआर के आंकड़े। राजनीतिक दलों की तरफ से 144 दावे और आपत्तियां दर्ज। आज एसआईआर पर दावे और आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन है और इस बीच निर्वाचन आयोग की तरफ से आंकड़े पेश किए गए। निर्वाचन आयोग ने आंकड़े रखे। राजनीतिक दलों की तरफ से 144 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई। आज एसआईआर पर दावे और आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई। अब 8 तारीख को पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष रखेगा, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे कि आंकड़ा जारी किया गया है और इन आंकड़ों में कहा गया निर्वाचन आयोग की तरफ से कि राजनीतिक दलों की तरफ से 144 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई अब तक। आज एसआईआर पर दावे और आपत्ति का आखिरी दिन है और ऐसे में ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगर शुरुआती समय को याद किया जाए तो राजनीतिक दलों की तरफ से सिर्फ सार्वजनिक मंचों से बयान दिए जा रहे थे, आपत्तियां दर्ज नहीं कराई जा रही थी। लेकिन जब निर्वाचन आयोग लगातार आंकड़े पेश कर रहा था उसके बाद राजनीतिक दल भी थोड़े एक्टिव हुए और अब जो आंकड़ा है देखिए 144 दावे और आपत्तियां अब तक राजनीतिक दलों की तरफ से
दर्ज हो चुके हैं, जो कि निर्वाचन आयोग के आंकड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। एसआईआर पर अब तक क्या कुछ अपडेट रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एसआईआर पर असमंजस विश्वास का मामला रहा है, जिसको लेकर देखिए बिहार में वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली गई। राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी। दावे आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी दिन है और इस बीच निर्वाचन आयोग ने आंकड़े भी रखे कि राजनीतिक दलों की तरफ से हमें 144 दावे और आपत्ति अब तक आ चुके हैं। और चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की चीन दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। एससीओ वैश्विक दक्षिण और पूर्व के देशों को एकजुट करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 21 दिसंबर 2025 को भारत रूस संबंधों को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित किए जाने की 15वीं वर्षगांठ है। हमारे बीच बहुआयामी संबंध है। आज की बैठक से भारत रूस संबंधों को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रूस और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। और देखिए, चीन के तियानजिन में एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया। चीन की धरती पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पड़ोसी देश को खूब लताड़ा। उन्होंने आतंकवाद को पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया और जोर देकर कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पहलगाम में हमने इसका घिनौना रूप भी देखा। उन्होंने साफ कहा कि कुछ देश खुलेआम आतंकवाद को समर्थन करते हैं, लेकिन इसे किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने चेताया कि आतंकवाद पर किसी भी तरीके का डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने एससीओ में देशों से अपील की है कि वो आतंकवाद के हर रंग और रूप का एक स्वर में विरोध करें। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। और एससीओ में जब महाशक्तियों का मिलन हो रहा था, जहां पीएम मोदी, पुतिन, जिनपिंग आपस में बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान वहां पाक पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी शहबाज शरीफ की तरफ ध्यान नहीं दिया। ना शी जिनपिंग ने, ना पुतिन ने, सभी शहबाज शरीफ को नजरअंदाज करते हुए देखे गए। इस वक्त भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये हमारा
और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर दें, दिल्ली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी चीन के तियानजिन से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। जो अब तक अपडेट है कि चीन में महामुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए वापस लौट चुके हैं। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और अब देखिए जो जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही मची। भूकंप से अफगानिस्तान में 622 लोगों की मौत की खबर। 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कल रात 12:47 पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे कि काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक दहशत फैल गई। पहले भूकंप के बाद भी कई झटके महसूस किए गए। भूकंप में कई घर जमींदोज हो गए। सैकड़ों लोगों को अस्पताल भेजा गया। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। और अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बालाकोट में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई। एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया। सुबह 5:30 बजे आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। सेना ने फायरिंग करते हुए इसे नाकाम किया। और चलिए बात बिहार की खबरों की करते हैं। बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन हो चुका है और इसको लेकर पटना में आज इंडिया गठबंधन के नेता जुटे। खुली गाड़ी में इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने मार्च किया। इस मार्च में बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भी बैनर, पोस्टर और पार्टी का झंडा लेकर शामिल हुए। 14 दिन तक इस यात्रा में राहुल, तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कारवां 24 जिलों के 50 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरे। इस यात्रा के दौरान कई विवाद हुए, कई विवादित बयान भी दिए गए। पीएम मोदी को गाली देने का विवाद सबसे गर्म मुद्दा रहा। पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है और इससे पहले इंडिया गठबंधन के मार्च में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आरजेडी समर्थक घोड़ा गाड़ी पर दानापुर से निकले। आरजेडी के प्रदेश महासचिव केडी यादव के नेतृत्व में ये लोग गांधी मैदान पहुंचे थे। समर्थकों की भारी भीड़ की वजह से दानापुर मुख्य मार्ग पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति भी दिखाई दी। और वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये दोनों अगर किसी सामान्य परिवार में जन्म लिए होते तो इन्हें देश में कोई नहीं पहचानता। गिरिराज सिंह ने पूछा कि क्या इन लोगों ने बिहार से गाली देने के लिए यात्रा निकाली थी। बबुआ ने, अगर ये दोनों किसी सामान्य परिवार में पैदा लिए होते, मैं समझता हूं गांव के लोग भी नहीं पहचान पाते। देश की बात तो दूर है। सौभाग्य है कि एक नकली गांधी परिवार में पैदा लिए, एक लालू जी के घर में पैदा लिए, और इन लोगों ने जो बिहार में यात्रा की है, ये पता नहीं बिहार को गाली देने के लिए यात्रा किया था। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल तेजस्वी की जोड़ी को लल बबुआ बताया। उनकी जानकारी और राजनीतिक समझ पर सवाल उठाए, जिस पर अब आरजेडी ने पलटवार किया। एजाज अहमद ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। गिरिराज सिंह जी, आप केंद्र सरकार के मंत्री हैं, आपसे इस तरह की भाषा की अपेक्षा नहीं की जाती है। आप जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जिस तरह का आपका अपसंस्कृति वाली भाषा समाज के बीच में आता है, इससे ही स्पष्ट होता है कि आप कहीं ना कहीं शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के प्रति क्या सोच रखते हैं। और वहीं इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर एनडीए के नेताओं ने जोरदार निशाना साधा है। आपको सुनवाते हैं। आज कोई व्यक्ति भी उनके ऊपर विश्वास नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का विश्वास है, ना राहुल गांधी के ऊपर विश्वास है। राहुल गांधी जो भी बोल रहे, झूठ बोल रहे। ये झूठ बोलते हुए बिहार का जनता बहुत, जयप्रकाश नारायण जी से लेकर आज तक जागरूक है। बिहार के जनता राहुल गांधी की बातों पर बिहार के जनता आएंगे नहीं। ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं, लोकतंत्र में डकैती करने वाले, जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेकर दोनों जन्म लिए हैं और लोग राजनीति को जागीर समझ लिए हैं। ये लोकतंत्र की धरती है, बिहार की जनता जवाब देगी। महागठबंधन के नेताओं से, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया,
इस पर माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगकर बिहार की जनता को बताने का काम कीजिए, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिहार की जनता आपसे बदला जरूर लेगी। वहीं 27 अगस्त को दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली दिए जाने के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है। उसी दिशा में पटना में आज बीजेपी नेताओं ने मौर्या कॉम्प्लेक्स में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के निकट प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के खिलाफ इस अभियान में भारी संख्या में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। अच्छे नायाब तरीके से कांग्रेस महागठबंधन की बदजुबानी के खिलाफ हम करते हैं प्रतिकार का एक बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने लगातार इस देश के प्रधानमंत्री को अपशब्दों से लगातार बोलने का काम किया, शब्दों की मर्यादा को भंग करने का काम किया, जनता ने कई बार उनको सजा दी, लेकिन अभी भी वो इन सजाओं से सीखने वाले नहीं हैं। आज चमकाने का प्रयास बिहार के माध्यम से महागठबंधन के नेता कर रहे हैं, पर उनकी चमक फीकी पड़ चुकी है। बिहार की जनता जानती है कि चमक किनके हाथों में है, एनडीए के हाथ में है। आज जिस प्रकार से अपने इज्जत को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, जवाब दिया है और भद्दे भद्दे गालियां कांग्रेस के लोगों ने एसआईआर के मन से देने का काम किया। आज उसका प्रतिकार युवा मोर्चा ने किया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं। पीएम मोदी कोसी प्रमंडल के करोड़ों लोगों को एयरपोर्ट की सौगात देंगे। पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शीशाबाड़ी के एसएसबी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि कार्यक्रम में 3 से 4 लाख लोगों के आने की संभावना है और इसीलिए शीशाबाड़ी मैदान को हमने चुना। कार्यक्रम में 1.5 लाख तो कुर्सी लगता है। पंडाल में इतना बड़ा पंडाल बनता है कि लगता है कि 5-6 गांव उसमें समा जाएगा। और बड़ा बड़ा जो है 5 हैंगर बनेगा इसमें और 1.5 लाख कुर्सी अंदर लगेगा। और अगली खबर सासाराम से। सासाराम के चेनारी के पर्वतीय इलाका पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहा है। बारिश के मौसम में पहाड़ों की खूबसूरती काफी बढ़ चुकी है। जगह जगह छोटे छोटे झरने दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पहाड़ों के बीच पर्यटक करमचट डैम में नौका विहार का लुत्फ उठाते देखे गए। सोनपुर से खबर, जहां सोनपुर के सबलपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से कई मकान नदी में समा गए। नदी के कटाव की वजह से लोग पलायन को मजबूर हैं। सबलपुर राहर दियारा से सोनपुर जाने वाली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी भर चुका है। इस सड़क से लोग बड़ी मुश्किल से आना जाना करते हैं। हालांकि कटाव के रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से काम किए जा रहे हैं, बावजूद लोगों में दहशत का माहौल है। बहुत खराब है कि जम ढाल लगा हुआ है, इन्हें ढल रहा है उन्हें ढल रहा है, सब यहाँ का आदमी बेहतर हो रहा है, कोई देखने वाला है कोई नहीं। चारों प्रोजेक्ट कट ही रहा है, तिलही यहाँ तिलहू यहाँ तिलही रात कट गया है। रात का कटा है, तुम बुझा कि 1 बीघा जमीन गिरी। अगली खबर गोपालगंज से। गोपालगंज में मतदाता सूची पुनरीक्षण में कई खामियां देखने को मिली। हीरा पाकड़ गांव के रहने वाले मदन प्रसाद को जिंदा होने के बाद मृत मतदाता सूची में उनका नाम डाल दिया गया। मदन प्रसाद पिछले कई दिनों से वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें अपना नाम मृत मतदाताओं की सूची में मिला। ईआरओ ने कहा कि दावा आपत्तियां प्रक्रियाएं चल रही हैं। फॉर्म 6 भरकर जमा करने के बाद उनका नाम दोबारा मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है। हम गए थे बेटी उठाने के लिए, तो देखे कि स्कूल पर लिस्ट लगा हुआ था, तो देखे तो कि हमारा बेटी मृत घोषित लिखा हुआ है। देखिए हम लोग आज गए भी थे जांच करने, मदन प्रसाद से बात हुई है। बीएलओ से भी मैंने बात किया है, तो बीएलओ कहना सर कि हम लोग 4 बार गए थे, जो गाइडलाइन था और ये दिखाया डेट नहीं हुए थे, इनका फॉर्म जमा नहीं हो पाया था, तो इसीलिए इनका एसडी की सूची में नाम आ गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना।